चलिए, तो आज हम बात करेंगे एक नए जिले के बारे में, ठीक है। और आज हम बात करेंगे सूरजपुर जिले के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा, सूरजपुर जिले के संबंध में 4 मुख्य बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सूरजपुर जिला के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि इस सूरजपुर जिला जो है, ठीक है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का 26वां क्रम का जिला है, ठीक है, 26 क्रम का जिला है ये। और याद रखिएगा, इस जिले के क्रम पर हम सबसे पहले इसकी प्रशासनिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और इसकी आर्थिक स्थिति तथा अंत में हम देखेंगे इसकी एक भौगोलिक स्थिति, ठीक है। ये 4 प्रमुख बिंदु होगा हमारा इस जिले को समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसकी प्रशासनिक स्थिति में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एक अपना इतिहास रहा है, इस सूरजपुर का अपना एक इतिहास रहा है। और यह सूरजपुर जो जिला है, ठीक है, इसका गठन हुआ है 2012 में, ठीक है। तो देखिएगा, सूरजपुर जिला जो है देखिएगा, पहले तो ये समझिएगा कि ये सूरजपुर जो जिला है, ठीक है, यह सूरजपुर जिला अगर इसके ऐतिहासिक क्रम को देखते हैं, ठीक है, इस जिले के ऐतिहासिक क्रम को देखते हैं तो इसका जो ऐतिहासिक क्रम रहा है या इतिहास रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखिएगा इसका नामकरण, ठीक है। तो सूरजपुर जिला जो है, यह पहले नाम किस नाम से जाना जाता था? बंदुला। याद रखिएगा, बंदुला के नाम से जाना जाता था यह जिला, ठीक है। पहले यह जो क्षेत्र था, ऐतिहासिक क्रम में इसे बंदुला के नाम से जाना जाता था और बाद में इसे सूर्यपुर, याद रखिएगा, सूर्यपुर के नाम से जाना गया, ठीक है। बंदुला और बंदुला के बाद सूर्यपुर, और वर्तमान में इसे सूरजपुर कहा गया, ठीक है। तो सूरजपुर का यह नाम जो है बंदुला, सूर्यपुर और उसके बाद सूरजपुर के क्रम पर बढ़ा है, ठीक है। इसके बाद समझिएगा, यह सूरजपुर जो जिला है, ठीक है, यह हिस्सा था किसका? रियासतों का, ठीक है। किस रियासत का? तो सरगुजा रियासत का। तो याद रखिएगा, इस रियासत के क्रम पर पहले हम यह समझेंगे कि इस क्षेत्र पर किसका आधिपत्य था। तो याद रखिएगा, इस क्षेत्र पर चोल, पहले तो याद रखिएगा गोंड राजा और उसके बाद आपके कोल राजाओं का आधिपत्य था, ठीक है। तो शासन किसका था? पहले गोंड और कोल राजाओं का, ठीक है। और इसके बाद यहां पर एक वंश आया जिसे कहा गया रक्सेल वंश, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके रियासतों तौर पर याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में या इस सूरजपुर जिले के वर्तमान स्थिति के साथ, अगर जिसे हम सूरजपुर कहते हैं, इसका प्राचीन समय जो रहा है या फिर ऐतिहासिक जो क्रम रहा है, एक रियासतों का क्रम रहा है, ठीक है, जिसमें पहले गोंड राजा और कोल राजाओं का आधिपत्य था, ठीक है, गोंड और कोल राजाओं का। अब ये कहानी थोड़ा समझ लीजिएगा। तो देखिएगा, ये जो क्षेत्र है आपका सूरजपुर है, ये आपका जो क्षेत्र दिख रहा है, इसे कहते हैं हम लोग सूरजपुर जिला, ठीक है। अब ये जो सूरजपुर जिला है, अगर इसके पास आप देखेंगे तो बलरामपुर है, और बलरामपुर के इस तरफ आप जाएंगे तो बलरामपुर की इस तरफ आपका झारखंड है, ठीक है। झारखंड का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में आपका पड़ता है, जैसे बिहार और झारखंड का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसी क्षेत्र में है पलामू। आपने नाम सुना होगा पलामू। तो देखिएगा, ये पलामू के रक्सेल वंश, पलामू के रक्सेल वंश के द्वारा गोंड और कोल राजाओं को, मुख्यतः तो कोल राजाओं के लिए याद रखिएगा कि इन्होंने, पलामू के जो रक्सेल वंश थे, इन्होंने कोल राजाओं को यहां से भगा दिया, ठीक है, और पुनः अपना जो क्षेत्र है वो स्थापित किया, अपना आधिपत्य स्थापित किया था, ठीक है। तो किसको भगाया था? कोल राजाओं को भगाया था, ठीक है। किसने? रक्सेल वंश ने, ठीक है। और रक्सेल वंश ने अंततः
आज तक जो है यहाँ पर स्थापत्य जो है या अपने आधिपत्य को स्थापित रखा है, याद रखिएगा। सरगुजा जिले के स्तर पर आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सूरजपुर का जो क्षेत्र है, उस सूरजपुर के क्षेत्र में पहले कोल राजाओं का निवास था और उसके बाद धीरे धीरे जो है पलामू के रक्सेल वंश ने यहाँ पर आक्रमण किया और आक्रमण करके कोल राजाओं को यहाँ से भगा दिया, ठीक है। और भगाने के बाद यहाँ स्वयं जो है अपना आधिपत्य जमाया, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट को याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा इसके ऐतिहासिक क्रम में आप 3 से 4 पॉइंट इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। पहले इसका नामकरण, दूसरा फिर आप याद रखेंगे कि मुख्यतः इसका इतिहास क्या रहा है, यहाँ पर मुख्यतः किस राजाओं का निवास था, ठीक है। और उसके बाद फिर रक्सेल वंश कैसे आया यहाँ पर, ठीक है। इस क्रम को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। आपको बता दूं कि व्यापम में एक सामान्य तौर पर ही बात पूछी जाती है कि कौन सी रियासत में कौन सा राजवंश स्थापित है या फिर निवास करता है, ठीक है। चाहे वो डोम वंश हो, चाहे फिर वो रक्सेल वंश हो, आपको वंशों के नाम याद रखने हैं पूरे 14 रियासतों के, ठीक है। तो 14 रियासतों के वंश इसलिए याद रखना है क्योंकि व्यापम में पीएससी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और पूछे जा चुके भी हैं, पहले भी ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिएगा इसके प्रशासनिक स्थिति की बात करते हैं तो यहां पर समझिएगा कि कोई भी जिला, ठीक है, कोई भी जिला अपनी प्रशासनिक स्थिति के अंतर्गत किसी भी राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप इसकी प्रशासनिक स्थिति को देखेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यहां की जो जनसंख्या है, ठीक है, यहां की जनसंख्या है 27, इसको आप कुछ इस तरीके से याद रखिएगा जनसंख्या को, लगभग 8 लाख के आसपास, ठीक है। जनसंख्या यहाँ की 8 लाख के आसपास है। और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल है आपका 2747 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यहाँ का क्षेत्रफल है। तो याद रखिएगा जनसंख्या और क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के अलावा देखिएगा यहाँ पर जो है मुख्य तौर पर लिंगानुपात 980, ठीक है। साक्षरता बहुत कम है, याद रखिएगा यहाँ पर साक्षरता है आपका केवल 62%, ठीक है। साक्षरता प्रतिशत कितना है, 62। और इसके बाद याद रखिएगा यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व है वो है 280। ये क्या होता है जनसंख्या घनत्व, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिएगा जनसंख्या घनत्व वह क्षेत्र होता है जिसमें हम 1 किलोमीटर स्क्वायर पर, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर पर रहने वाले लोगों की संख्या को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, वो वहां की जनसंख्या घनत्व कहलाती है, ठीक है। तो मुख्य तौर पर याद रखिए जनसंख्या घनत्व कितनी है, 280, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा जो सूरजपुर जिला है, ठीक है, इसके संदर्भ पर पहले आप तहसील याद रखिएगा। तो यहां जो तहसीलें हैं उनकी संख्या है 7, ठीक है। और नगरपालिका परिषद की संख्या है 5, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। यहां पर नगर निगम नहीं है, ठीक है, यहां पर नगर निगम नहीं है, उससे नीचे की इकाई आपकी नगरपालिका परिषद आती है यहां पर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में प्रशासनिक स्थिति के अनुसार, ठीक है, अगर हम देखें तो यहां पर मुख्य तौर पर, ठीक है, मुख्य तौर पर आपका नगरपालिका परिषद, तहसील, ठीक है, और विकासखंड, पहले विकासखंड भी याद रख लीजिएगा, विकासखंड की संख्या यहां पर 7 है, ठीक है। एक जो है 6 है, तहसील 7 है और विकासखंड 6 है, याद रखिएगा, ठीक है। विकासखंड यहां पर 6 है और तहसीलों की संख्या 7 है, ठीक है। अब देखिए जब हम सूरजपुर के प्रशासनिक स्थिति की बात करते हैं तो प्रशासनिक स्थिति के अंतर्गत आपका ये मुख्य आंकड़े यहां पर सामने आते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि सूरजपुर की मुख्य स्थिति के साथ, ठीक है, सूरजपुर जो जिला है उसकी मुख्य स्थिति के साथ उसका आसपास या सीमावर्ती क्षेत्र कैसा है, तो पहले हम उसके मैप को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो देखिएगा और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपके सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति पर डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा सूरजपुर जो है
चलिए तो देखिएगा सूरजपुर का यह मुख्य स्थिति जो है और उसी के अनुरूप आप यहां पर देखेंगे ठीक है। अब देखिए सूरजपुर की स्थिति में समझिएगा, तो देखिएगा सूरजपुर में पहले तो याद रखिएगा मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है वो है आपका सूरजपुर, ठीक है, मुख्यालय है आपका सूरजपुर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पर जो 7 तहसीलें हैं उस तहसीलों के क्रम पर याद रखिएगा कि सूरजपुर के उत्तर की तरफ, ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर आएंगे तो ये वो जो क्षेत्र है इसे कहते हैं प्रतापपुर, ठीक है, और ये क्षेत्र कहलाता है ओड़गी, ठीक है, सूरजपुर, प्रतापपुर, ओड़गी, ठीक है। इसके बाद ओड़गी वाले रूट पर आप आएंगे तो ये क्षेत्र है भैयाथान, ठीक है, भैयाथान। भैयाथान के बाद दक्षिण की तरफ आएंगे तो ये है आपका रामानुज नगर, ठीक है, ये भी आपका तहसील है और इसके बाद अंत है प्रेम नगर। अब इसी के बाद देखिएगा एक जो नया तहसील बना है वो तहसील है आपका लटोरी। तो इस तरीके से आपका 7 तहसील है, याद रखिएगा ये 7 तहसीलें हैं, ठीक है। तो सूरजपुर में 7 तहसीलों का क्रम याद रखिएगा कि सूरजपुर, भैयाथान, ओड़गी, ठीक है, और उसके बाद प्रतापपुर, लटोरी, रामानुजनगर और प्रेमनगर है, ठीक है। बलरामपुर में जो क्षेत्र है उसे हम रामानुजगंज कहते हैं और इसे कहते हैं रामानुजनगर, ठीक है, ये अंतर याद रखिएगा। अब देखिए यहां से 2 रूट होता है, जो एनएच का रूट है उसको आपको याद रखना है कि यहां से जो 2 रूट है वो कौन कौन सा है। तो पहला रूट याद रखिएगा, सूरजपुर से होते हुए एक रूट जाता है आपका और ये सरगुजा की तरफ निकलता है। तो पहले हम इसके रूट को समझते हैं और ये रूट है आपका NH43, ठीक है, NH43। तो अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में आपका सरगुजा जिला है, इस क्षेत्र में आपका बलरामपुर जिला है और इस क्षेत्र में आपका कोरिया जिला है और उत्तर की तरफ आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, और दक्षिण की तरफ आपका कोरबा है, ठीक है। तो पहला तो रूट आप क्लियर रखिएगा कि ये जो रूट है इसे बोलते हैं NH43, ठीक है। और दूसरा जो एक रूट है उसको ये भी याद रखेंगे, तो दूसरा एक जो रूट है इसे कहते हैं सरगुजा की तरफ से आता है ये रूट और ये कोरबा की तरफ आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां से केवल थोड़ा सा ये रूट टच होता है, याद रखिएगा, इसे कहते हैं NH130, ठीक है। तो 2 रूट याद रखिएगा, सूरजपुर और NH130 का, ठीक है, यानी कि 43 और 30 का। इसके अलावा जो है एक SH है, याद रखिएगा यहां पर SH2 स्टेट हाईवे 2, ठीक है। कहां से जोड़ता है एक दूसरे को, तो ये जोड़ता है आपका लटोरी, ओड़गी, भैयाथान और सूरजपुर को, यहां से लोकल तरीके से जोड़ता है ये क्षेत्र इस तरीके से, और ये बलरामपुर से होते हुए यूपी की तरफ चला जाता है, ठीक है। हालांकि ये जो है बलरामपुर तक का रूट है, याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं SH2 का रूट, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर इस क्षेत्र में प्रशासनिक स्थिति के अनुसार आपने सीमावर्ती क्षेत्र देख लिया है। सीमावर्ती जिले जो है यहाँ पर बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा और कोरिया है, ठीक है, और उत्तर की तरफ आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो याद रहेगा मध्य प्रदेश जो है ये बाउंड्री शेयर करता है आपके सूरजपुर जिला तक का, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा इस प्रशासनिक स्थिति के बाद अब बात करते हैं थोड़ा सा सामाजिक स्थिति में। तो देखिएगा सामाजिक स्थिति के साथ देखेंगे हम, तो आपको यहां पर याद रखना है कि इस क्रम पर, ठीक है, मुख्य तौर पर इस क्रम पर या जो सूरजपुर जिला है, ठीक है, ये कंप्लीटली आपको याद रखना है कि ये उत्तर छत्तीसगढ़ का एक मुख्य जिला है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसका जो क्षेत्र है, ठीक है, पहले हम थोड़ा सा एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं यहां पर। तो ये जो है इसका मातृ जिला क्या रहा है, सरगुजा, ठीक है, ये सरगुजा जिला से बना है। कब बना है, 2012 में, ठीक है, हाँ 19 जनवरी 2012। लेकिन याद रखिएगा अगर आपके एग्जाम में आता है तो एग्जाम में अधिकांश 1 जनवरी ही लिया जाता है, ठीक है। कारण यह है कि
लगभग इसमें 9 जिले एक साथ बने थे, ठीक है। तो सभी जिलों के क्रम पर अधिकांश जो डेट होते हैं उन डेटों के अनुसार हमेशा क्या देखा जाता है कि 1 जनवरी का डेट जो है ये फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2012 को इसका गठन माना जाता है पूरे 9 जिले का, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट जब मुख्यमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, ठीक है, घोषणा के बाद इसका इनॉग्रेशन किया, तो वह डेट था आपका 19 जनवरी, ठीक है, 19 जनवरी। लेकिन मुख्य तौर पर आपको याद रखना है कि 1 जनवरी जो है ये गठित हो चुका था, ठीक है। अब इसके अलावा जो है इसका घोषणा जो है ये 15 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त 2011 को हुआ है, ठीक है। इसकी घोषणा की गई थी डॉक्टर रमन जी के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए इसी क्रम पर ये तो था सारे प्रशासनिक बातें, ठीक है। अब इसकी सामाजिक थोड़ी बातों को याद रखिएगा कि यहां पर जो मुख्य रूप से सामाजिक स्थिति है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो याद रखिएगा जनजाति, ठीक है। तो जनजाति के तौर पर आपको यहां पर 3 जनजातियों का नाम याद रखना है जो मुख्य तौर पर यहां पर पाए जाते हैं। वो है आपके पंडो, उरांव और कोल, ठीक है। पंडो, उरांव और कोल, ठीक है, एक मुख्य तौर पर पाए जाते हैं यहां पर, ठीक है, सूरजपुर क्षेत्र में। पहाड़ी कोरवा भी मुख्य तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन उनकी सांद्रता या फिर उनका जो केंद्र है यहां पर मुख्यतः नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहां पर क्या पाए जाते हैं, तो उरांव जो है यहां पर पाए जाएंगे, ठीक है। चूंकि ये सरगुजा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो सरगुजा क्षेत्र में मुख्यतः उरांव जनजाति जो है पाई जाती है, तो यहां पर भी आपको उरांव जनजाति देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा पंडो जनजाति यहां पर मिलती है, क्योंकि कोरिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो कोरिया क्षेत्र से आसपास के संक्रमण क्षेत्र से होने के कारण यहां पर आपको पंडो जनजाति और कोल जनजाति देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि यहाँ पर नगेसिया भी पाए जाते हैं, ठीक है, नगेसिया जनजाति भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मुख्य तौर पर यहाँ पर जो 4-5 जनजातियों का नाम थोड़ा सा याद रखना है आपको, नगेशिया, कोल, उरांव, पंडो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मुख्य कौन सी बोली बोली जाती है या भाषा कौन सा प्रयोग में लाया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर मुख्य तौर पर सरगुजिया, कुरुख और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो सरगुजिया, कुरुख और छत्तीसगढ़ी जो है यहां पर मुख्य तौर पर बोले जाते हैं, ठीक है। तो कुरुख जो है किसकी मुख्य भाषा है, उरांव जनजाति की मुख्य भाषा है, याद रखिएगा। उरांव जनजाति जो है ये कौन सी भाषा बोलती है या कौन सी बोली, कुरुख बोलती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा सामाजिक पद्धतियों में या सामाजिक स्थिति के अनुसार यहाँ जो है यह क्षेत्र जो है, ठीक है, मुख्य तौर पर जो त्योहारों का क्रम है उसमें मुख्य त्योहार यहाँ का है, आपको याद रखना है, गंगा दशहरा, ठीक है। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ज्येष्ठ मास के 10वीं को, ठीक है, ज्येष्ठ माह के 10वीं को मनाया जाता है आपका गंगा दशहरा, ठीक है। और बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो किस माह में मनाया जाता है, ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है गंगा दशहरा, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। अब देखिएगा कि इसी क्रम पर आप याद रखेंगे कि जो सूरजपुर जिला है, ठीक है, सूरजपुर जिला है, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो सामान्य तौर पर देखिएगा ये था इसका सामाजिक स्थिति, जो सामान्य तौर पर 3-4 बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि मुख्य तौर पर यहाँ पर कौन सी जनजाति है, ठीक है। जनजातियों के अलावा आपको यहाँ पर त्यौहार थोड़े से याद रखने हैं, तो त्यौहार के तौर पर याद रखिएगा कि यहाँ पर मुख्य तौर पर जो है यहाँ पर जनजाति जो है उरांव, पंडो, कोल, यहाँ पर बोली मुख्य तौर पर सरगुजिया, कुरुख और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसी क्रम पर आपको त्यौहार थोड़े से याद रखने हैं, गंगा दशहरा, ठीक है, महाशिवरात्रि मुख्य तौर पर मनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिएगा अगर हम यहाँ के आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, ठीक है, तो आर्थिक स्थिति को समझें तो देखिएगा यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है तो उसके लिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि इस क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की खनिजें पाई जाती हैं, कौन कौन सी मुख्यतः कंपनी यहां पर इंप्लीमेंट की गई है, यहां पर कौन कौन सी कंपनियां काम करती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर कौन सी आईडीसी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिएगा आईडीसी जो है यहां पर इसका नाम है नयनपुर गिरवरगंज, ठीक है, नैनपुर गिरवरगंज यहां के आईडीसी है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में मुख्यतः खनिज के रूप में 3 खनिजें पाई जाती हैं, याद रखिएगा। पहला आपका अभ्रक, दूसरा आपको याद रखना है कोयला,
और तीसरा याद रखना है यूरेनियम। ठीक है, अभ्रक, कोयला और यूरेनियम। ठीक है, मुख्य तौर पर याद रखिएगा अभ्रक, कोयला और यूरेनियम जो है यहां पर मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें यहां की कंपनियों के बारे में बात कर लें तो देखिएगा यहां पर मुख्य तौर पर इस खनिज के उत्पादन के लिए दो कंपनियां जो है मुख्य तौर पर काम करती हैं। उसमें आपको याद रखना है, पहली कंपनी है SECL। ठीक है, SECL याद रखिएगा। यहां पर सूरजपुर में SECL के क्षेत्र के लिए आपको याद रखना है कि यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है विश्रामपुर। ठीक है, और विश्रामपुर जो है SECL का दूसरा मुख्यालय है। ठीक है, दूसरा मुख्यालय। ठीक है, यहां पर है आपका विश्रामपुर, याद रखिएगा मेन रोड पर ही है, NH43 में है विश्रामपुर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां पर अडानी कोल उत्पादक का कार्य करता है, अडानी। ठीक है, तो अडानी कंपनी भी यहां पर क्या कर रही है, कोयले का प्रोडक्शन कर रही है, याद रखिएगा। तो दो कंपनियां हैं जो कोयले का प्रोडक्शन करती हैं, आपके SECL और अडानी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां पर एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है शक्कर कारखाना क्षेत्र। शक्कर कारखाना क्षेत्र है। ठीक है, इसे कहा जाता है केरता। तो देखिए यहां पर जाएंगे आप, ये है प्रतापपुर, और प्रतापपुर के पास आपका ये शक्कर कारखाना क्षेत्र है, इसे कहा जाता है महामाया शक्कर कारखाना। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का तीसरा बड़ा शक्कर कारखाना है आपका। ठीक है, मां महामाया शक्कर कारखाना। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसी क्रम में आपको याद रखना है कि जो मां महामाया शक्कर कारखाना है, ठीक है, ये कहां पर है, केरता में है, केरता में। ठीक है, जगह का नाम है केरता। ठीक है, तो याद रखिएगा केरता कहां पर है, ये प्रतापपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, केरता क्षेत्र। ठीक है, और इसी के साथ आपको याद रखना है कि इन क्षेत्रों में, ठीक है, SECL, अडानी और शक्कर कारखाना मुख्य तौर पर यहां पर कंपनी है जो कि एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है इस क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा यहां पर अगर हम खनिज मिनरल्स पाए जाने वाले क्षेत्रों को देखें तो 4-5 क्षेत्र का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें आपका विश्रामपुर, ठीक है, उसके बाद आपका भटगांव, जरही, ठीक है, और उसके बाद यहां पर एक क्षेत्र याद रखिएगा रमकोला, रमकोला। ठीक है, रमकोला याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सबसे उच्च स्तर का कोयला कहां पाया जाता है, रमकोला में पाया जाता है। ठीक है, तो उच्च स्तर का कोयला कहने का मतलब है, जैसे देखिए कोयले के टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। ठीक है, आपको जानकारी होगा कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं। उन चारों प्रकार के कोयले में एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट्स कोयला, ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट्स कोयला। ठीक है, तो एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है वो सबसे बेस्ट टाइप कोयला होता है। ठीक है, पूरे भारत में याद रखिएगा, पूरे भारत में एंथ्रेसाइट कोयला जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कुछ एक जगह ही है जहां पर एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, वो आपका हिमालय के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, हिमालय के कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, बाकी पूरे क्षेत्रों में आपका बिटुमिनस टाइप के कोयले मिलते हैं आपके भारत में। ठीक है, और तमिलनाडु में आपको लिग्नाइट कोयला मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहां लिग्नाइट कोयला मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार के कोयले मिलते हैं, लेकिन बिटुमिनस प्रकार के कोयले में भी याद रखना है आपको कि इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड में ग्रेडिंग किया हुआ है उनको। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ जो सामान्य तौर पर पाया जाता है वो B ग्रेड कोयला होता है। ठीक है, A ग्रेड कोयला आपको कोरबा के क्षेत्र मिलेगा, यहां पर आपको थोड़ा B ग्रेड मिलेगा। ठीक है, लेकिन रमकोला जो क्षेत्र है सूरजपुर का, यहां पर A ग्रेड का कोयला मिलता है बिटुमिनस में, याद रखिएगा। यानी यहां पर बिटुमिनस कोयला तो मिलता ही है, साथ ही साथ अच्छे उच्च किस्म का कोयला यहां पर प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब इसी के क्रम पर याद रखिएगा कि रमकोला को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिएगा आर्थिक स्थिति के अंतर्गत, ठीक है, ये सारे क्षेत्र जो थे ये इसके आर्थिक स्थिति कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो है इस पूरे जिले में मुख्य रूप से जो कारगर रूप से कंपनी है वो है SECL। ठीक है, तो SECL का दूसरा हेडक्वार्टर यहां पर है विश्रामपुर में, आपको याद रखना है। और साथ ही साथ याद रखना है कि यदि कोई कंपनी किसी भी क्षेत्र में अपना काम करती है तो उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देती है। जैसे NTPC है, जैसे आपका भिलाई स्टील प्लांट है तो इसका अपना स्कूल होगा, अपना हॉस्पिटल होगा, इस तरीके का सिस्टम होगा। तो उसी प्रकार आपका विश्रामपुर जो क्षेत्र है और जो ये पूरा का पूरा SECL एरिया जो है, ठीक है, विश्रामपुर एक्चुअल में पूरा SECL एरिया है। ठीक है,
तो उस एरिया के कारण यहां पर आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसने डेवलप किया हुआ है? एससीसीएल ने किया हुआ है। ठीक है, तो वहां पर आपको स्कूल मिलेगा एससीसीएल का, उसके बाद आपको यहां पर जो हॉस्पिटल मिलेगा एससीसीएल का, सेंट्रल हॉस्पिटल के नाम जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो एससीसीएल है ये मुख्य तौर पर बिश्रामपुर के क्षेत्र में कारगर काम करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके आसपास जो है मुख्य रूप से खदानें जो है। ठीक है, तो जैसे आप इन क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सूरजपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, गायत्री रेहर खदान माइंस जो है वो गायत्री रेहर माइंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोयला उत्पादन यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो इनके एवज पर याद रखिएगा कि जो सूरजपुर जिला है पूरा का पूरा, इनमें अत्यधिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किस कंपनी का हाथ है? एससीसीएल का। जैसे रायगढ़ के लिए आप याद रखते हैं जिंदल स्टील प्लांट का। ठीक है, जिंदल की बात करते हैं तो हर एक जिला मुख्य तौर पर कहीं ना कहीं एक कंपनी के द्वारा जो है, जैसे कि अगर आप भिलाई या दुर्ग की बात करेंगे तो भिलाई स्टील प्लांट है वहां पर। ठीक है, आपका बिलासपुर जो है एनटीपीसी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हर एक कंपनी जो है अपने क्षेत्र को डेवलप करती है, तो उसी प्रकार सूरजपुर जो क्षेत्र है वो एससीसीएल का मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखिएगा। अब इसकी भौगोलिक स्थिति पर बात करते हैं तो देखिएगा इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, या इसका भौगोलिक वातावरण या भौगोलिक जो पर्यटन क्षेत्र है वो कैसा है। ठीक है, अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा पहले तो ये याद रखिएगा कि यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, सूरजपुर का इसके उपज के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, मतलब इन क्षेत्रों के अगर हम लोग पहले तो इसका जो बाहरी वातावरण है उसको देखते हैं तो देखिए इसकी भौगोलिक स्थिति में छोटे छोटे टॉपिक्स पर हम इसको कवर करेंगे। देखिएगा तो सबसे पहले देखिएगा कि जो सूरजपुर है, ठीक है, सूरजपुर जो है यहां की मुख्य रूप से अगर हम बनावट देखें, भूगर्भिक बनावट, ठीक है, तो यहां की जो भूगर्भिक बनावट है वो है गोंडवाना चट्टानों की। यहां पर मुख्य तौर पर किस प्रकार चट्टानें पाई जाती हैं? गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, और यदि हम इसके भौगोलिक संरचना की बात करें तो यहां का जो भौगोलिक संरचना है यह पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठारी क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां पर मुख्यतः मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो यहां पर मुख्यतः मिट्टी जो है यह पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो है यहां पर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इसी के संदर्भ पर आपको याद रखना है कि यहां पर अगर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी अगर पाई जाती है तो यहां पर मुख्य तौर पर किसकी खेती होती है? यानी कृषि क्षेत्र याद रखिएगा, थोड़ा सा कृषि क्षेत्र में याद रखिएगा यहां पर मुख्यतः धान। ठीक है, उसके अलावा अगर खाद्यान्न फसलों में देखें तो धान। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो अन्य फसलों में यहां पर सूरजमुखी, ये तिलहन फसल में, और इसके अलावा जायद फसल में यहां पर मुख्य तौर पर तंबाकू होता है, तंबाकू की खेती भी यहां पर होती है। ठीक है, तो धान, सूरजमुखी और तंबाकू की खेती यहां पर मुख्य तौर पर होती है। ठीक है, बाकी अलसी की खेती भी होती है, लेकिन सामान्य तौर पर आप दूसरे जिलों के मुकाबले देखेंगे तो वहां पर थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है धान, सूरजमुखी और तंबाकू की खेती मुख्य तौर पर की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सूरजपुर क्षेत्र में, ठीक है, पहले तो नदी को देखते हैं यहां पर मुख्य तौर पर कौन कौन सी नदियां हैं। तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार याद रखिएगा, देखिए ये सरगुजा जिला है। ठीक है, और सरगुजा जिले के दक्षिण से स्तर है आपका छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। ठीक है, और यहां से एक नदी निकलती है और यह नदी आपके बिश्रामपुर के और सूरजपुर के मध्य से होते हुए बलरामपुर की तरफ चली जाती है। ठीक है, यह है आपकी रिहंद नदी। रिहंद नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए ये सूरजपुर की जीवनदायिनी नदी कहलाती है रिहंद नदी। ठीक है, दूसरी नदी है आपकी, इसके अलावा देखिएगा नदियों के क्रम पर अगर आप देखें तो नदियां जो हैं यहां रिहंद, मोरन या मोरनी भी कहा जाता है। ठीक है, पिंगला नदी, तो रिहंद, मोरनी और पिंगला नदी जो है यहाँ की मुख्य नदियों में से है, लेकिन सबसे मुख्य नदी आपकी रिहंद नदी है। ठीक है, यहाँ पर जलाशय जलप्रपात की बात कर ले तो जलप्रपात के तौर पर याद रखिएगा यहाँ पर मुख्य तौर पर रक्सगंडा जलप्रपात है, रक्सगंडा जलप्रपात। ठीक है, इसके अलावा जो है कुंदरू घाघ
कुंदरू घाघ। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल थोड़ा सा करेंगे। तो यहां पर याद रखिएगा कि जलप्रपात के तौर पर, वाटरफॉल के तौर पर रक्सगंडा और कुंदरू घाघ वाटरफॉल है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, अब हम बात करते हैं यहाँ के पर्यटन क्षेत्रों में। तो पर्यटन क्षेत्र में सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि यदि आप देखते हैं इनके क्षेत्रों से हम समझते हैं, तो यहां पर देखिएगा ये जो क्षेत्र है यहां पर, तो अब देखिए पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहां पर मुख्य क्षेत्र है जिसे कहा जाता है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो कि 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसे कहा जाता है तमोर पिंगला। ठीक है, और तमोर पिंगला जो है इस अभ्यारण्य के तौर पर याद रखिएगा, यहां पर मुख्य रूप से नीलगाय सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, नीलगाय सर्वाधिक पाए जाते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो तमोर पिंगला है, इसका नामकरण जो है पिंगला नदी के नाम पर और तमोर गांव के नाम पर किया गया है। पिंगला नदी और तमोर गांव के नाम पर तमोर पिंगला के नाम से जाना जाता है आपका तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखिएगा कि तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है उसके अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके अंतर्गत विभिन्न जो है पर्यटन क्षेत्र भी हैं। ठीक है, जिसमें कुछ क्षेत्र हैं याद रखिएगा, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका तमोर पिंगला के अंतर्गत देवझरिया। ठीक है, एक जगह है जिसका नाम है देवझरिया। अब ये देवझरिया क्या है देखिएगा, यह एक झरना है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए इस पिंगला नदी पिंगला क्षेत्र में प्रवेश करता है। चूंकि वो देवी के चरणों से होकर गुजरता है, इसलिए इसको देवझरिया या देवी झरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देवझरिया जो है एक झरना है, याद रखिएगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहां पर एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है बेंगचा पाथर। बेंगचा पाथर। ठीक है, तो बेंगचा पाथर एक पहाड़ है। ठीक है, हाँ, यहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम है बेंगचा पाथर। और बेंगचा पाथर जो पहाड़ है याद रखिएगा इसकी आकृति कैसी है समझिएगा। तो एक आकृति कुछ ऐसी है कि बेंगचा मतलब समझ पा रहे हैं, मेंढक। ठीक है, तो मेंढक जो है, मेंढक को एक सांप ने मुंह में लिया हुआ है। ठीक है, और ऐसी आकृति ये बनी हुई है इस तरीके की। ठीक है, तो ये पत्थरों में एक आकृति बनी हुई है जिसमें सांप जो है उसके मुंह में क्या है, मेंढक है। तो उस पत्थर का नाम रखा गया है बेंगचा पाथर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहां पर है, तमोर पिंगला के अंतर्गत आता है। ठीक है, बेंगचा पाथर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका एक पॉइंट और है, तो देखिएगा यहां पर एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है सुईलता। सुईलता क्षेत्र। ठीक है, तो ये सुईलता क्षेत्र क्या है, ये देखिएगा कि चूंकि यह एक जंगल या कानन क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है। ठीक है, तमोर पिंगला एक अभ्यारण्य है, तो इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से कुछ औषधि, कुछ पेड़ पौधे, लताओं वाले पेड़ पौधे अधिकांश पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों का नाम रखा गया सुईलता क्षेत्र। ठीक है, मतलब आपको यहां पर जाने पर यह दिखेगा कि औषधि और कुछ विभिन्न प्रकार की लताओं वाले पेड़ पौधे देखेंगे। ठीक है, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम रखा गया है सुईलता क्षेत्र। ठीक है, यह भी आपके तमोर पिंगला के अंतर्गत है। ठीक है, तो विशेष रूप से जगह का नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि जो मुख्य जगह है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद तो ये था आपका तमोर पिंगला का क्षेत्र। 3-4 क्षेत्र से जोड़कर याद रखिएगा, तमोर पिंगला एक अभ्यारण्य है। ठीक है, मुख्य तौर पर यहां पर नीलगाय पाए जाते हैं। 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह क्षेत्र याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, इसके बाद इसका जो स्थापना किया गया था वो किया गया था आपके 1978 में, 1978 में। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो है तमोर पिंगला, पिंगला नदी है, देवझरिया झरना है, बेंगचा पाथर है और सुईलता जैसे पर्यटन क्षेत्र हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है आप ओड़गी, प्रतापपुर के पास से आप ओड़गी की तरफ आएंगे तो ओड़गी के पास यहां पर एक पहाड़ है। ठीक है, इसे कहा जाता है कुदरगढ़। कुदरगढ़। ठीक है, तो याद रखिएगा कुदरगढ़ पहाड़ जैसे आप यहां पर राजनांदगांव में पढ़ते हैं डोंगरगढ़, वैसे ही यहां पर कुदरगढ़ है। ठीक है, तो हर क्षेत्र में आपका कहीं ना कहीं माताओं का एक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो कुदरगढ़ है याद रखिएगा, इसे कुदरती क्षेत्र कहने के कारण इसका नाम पड़ा है कुदरगढ़। याद रखिएगा यहां पर कौन सी माता है, बागेश्वरी, बागेश्वरी माता। ठीक है, याद रखिएगा बागेश्वरी माता। ठीक है, तो कुदरगढ़ जो क्षेत्र है ये अपने आप में मनोरम क्षेत्र है और साथ ही साथ ये थोड़ा सा अचंभित करने वाला भी एक क्षेत्र है, याद रखिएगा कुदरगढ़ क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर रामनवमी के समय जो है मेला का आयोजन होता है। ठीक है, तो यहां पर मुख्य तौर पर रामनवमी के समय मेला का आयोजन होता है। जनरली आप देखिए जितने माताएं हैं सभी के स्थानों पर रामनवमी के समय मेला का आयोजन होता ही है। ठीक है,
चलिए आगे देखिएगा, जब वापस कुदरगढ़ क्षेत्र से वापस आएंगे यहां पर, ठीक है, तो भैया थान रोड पर, ठीक है, यहां पर एक गुफा है जिसका नाम है बिलग्राम गुफा। बिलग्राम गुफा याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो बिलग्राम गुफा कहां पर है, तो भैया थान तहसील के अंतर्गत पड़ता है ये बिलग्राम गुफा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहीं पर, ठीक है, इसी क्षेत्र में कुदरगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में एक पहाड़ है जिसे कहा जाता है सीता लेखनी पहाड़। सीता लेखनी पहाड़, ठीक है। ये सीता लेखनी पहाड़ क्या है तो समझिएगा, क्योंकि आपके पीएससी में 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सीता लेखनी पहाड़ किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, पिछले अभी इसी बार पीएससी में पूछा गया था, ठीक है। मधेश्वर पहाड़ कहां है, अभी आपके पीएससी में पूछा गया था, ठीक है, हाँ जसपुर क्षेत्र में पूछा गया है। तो इसका मतलब यह है कि हर साल कहीं ना कहीं एक पहाड़ पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि ये सीता लेखनी पहाड़ का नामकरण या फिर ये कैसे इसके बारे में जाना जाता है, तो याद रखिएगा यहां जो है, ठीक है, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का क्षेत्र रहा है ये, ठीक है। तो इनका सामान्य स्वरूप था कि कुदरगढ़ जो है ये पूजा करने के लिए जाए जाते थे। अब किंवदंतियों के अनुसार हम समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो इनका जो क्षेत्र था ये कुदरगढ़ जो है पूजा के लिए जाया जाता था। साथ ही साथ इस क्षेत्र में ये निवास किए हैं और सीता माता को लक्ष्मण जी ने यहाँ पर कुछ लिखना पढ़ना सिखाया था। कहने का मतलब है कि कुछ वर्णों के बारे में सिखाया था, ठीक है, वर्ण सिखाए थे, और सीता माता ने यहाँ पर कुछ वर्ण उकेरे हैं, लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका नाम पड़ा है सीता लेखनी पहाड़, ठीक है। तो याद रखिएगा सूरजपुर जिला में स्थित है, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे ही भैया थान से सूरजपुर की तरफ आएंगे आप, तो यहां पर एक मंदिर है, ठीक है, जिसे कहा जाता है पातालेश्वर मंदिर, ठीक है। यह आपका सूरजपुर तहसील के अंतर्गत पड़ेगा, भैया थान तहसील के अंतर्गत पड़ेगा पातालेश्वर भैरव मंदिर, ठीक है। तो यहां पर आप जाएंगे पातालेश्वर भैरव मंदिर पास, तो यहां पर आपको जमीन के अंदर जितनी मंदिर है और सभी जो प्रतिमाएं हैं, भगवानों की जो प्रतिमाएं हैं, वो पूरी आकृति जो है बनी हुई है, ठीक है। कहने का मतलब है कि पातालेश्वर यानी कि जमीन के अंदर जो है आपको ये मंदिर की संरचना मिलेगी। मंदिरों को आप 3 क्रम पर याद रखेंगे, ठीक है। पहला, अगर मंदिर बहुत ऐतिहासिक है, बहुत हमारे इतिहास को वर्णित करता है, तो आपको उसको याद रखना होगा। दूसरा, उसकी संरचना अद्भुत है, ठीक है, कुछ ऐसी संरचना आपको देखने को मिलती है जो सामान्य मंदिरों से अलग है, तो आपको उसको याद रखना होगा, ठीक है। और तीसरा, अगर मंदिरों के द्वारा कुछ ऐसे फैक्ट निकल कर आते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये 3 क्रम याद रखने हैं, ठीक है। तो ये पातालेश्वर मंदिर याद रखिएगा, जमीन के अंदर जो है बना हुआ यह मंदिर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कि यदि आप भैया थान से सूरजपुर की तरफ आएंगे, तो इसी भैया थान के पास एक क्षेत्र है, गांव है, जिसका नाम है डुगडुगी गांव, डुगडुगी गांव, ठीक है, जगह का नाम है डुगडुगी। अब ये डुगडुगी क्या है याद रखिएगा, तो धार्मिकता को अगर हम जोड़ के रखें और साथ ही साथ इस क्षेत्र के पर्यटन को देखें, तो डुगडुगी जो गांव है, यहां पर 2 पत्थरें हैं, ठीक है, 2 पत्थरें हैं जो कि आवाज करती हैं डुगडुगी की, यानी कि डुगडुगी जो वाद्य यंत्र होता है उसके जैसी आवाज करती है यहाँ पर, ठीक है। तो धार्मिकता के लिए यहाँ पर अब जो है पूजा आराधना भी कार्य होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा भैया थान तहसील के अंतर्गत यह क्षेत्र है डुगडुगी, जहां पत्थर स्थापित किए गए हैं और यह पत्थर जब हिलते हैं तो आवाज करते हैं डुगडुगी वाले, ठीक है। तो डुगडुगी पत्थर याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा आप पहुंचते हैं वापस प्रतापपुर की तरफ, तो प्रतापपुर तहसील के अंतर्गत एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है सारासोर, ठीक है। प्रतापपुर की तरफ यह क्षेत्र है जिसका नाम है सारासोर। याद रखिएगा ये सारासोर क्षेत्र जो है पहले कुछ समय पहले ही इसे बैन किया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है। कारण क्या था, लगातार इस यहाँ जो है आत्महत्या या फिर गिरकर, ठीक है, या फिर डूबकर लोगों की मृत्यु हो जा रही थी, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र में यहां पर एक मंदिर है जिसे कहा जाता है गंगाधर मंदिर, गंगाधर मंदिर। और यह मंदिर, सारासोर का यह मंदिर रामगमन मार्ग में भी शामिल होता है, ठीक है। यानी यहाँ जो क्षेत्र है आपको, यहाँ पर आपको रामगमन मार्ग का पूरा क्षेत्र आपको नजर आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर याद रखिएगा कृष्ण जी के जन्म से लेकर उनकी जितनी लीलाएं रही हैं उन सभी को प्रतिमाओं के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो गंगाधर मंदिर याद रखिएगा, कृष्ण जी के संबंध से, यानी कृष्ण जी के जो लीलाएं हैं, जितने भी उनके अद्भुत जो कर्म रहे हैं, उन कर्मों को पृथ्वी पर वर्णित किया गया है आपके गंगाधर मंदिर में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा सारासोर जो क्षेत्र है एक्चुअली में ये नदी का क्षेत्र है और यहाँ पर जो है नदी जो है काफी फोर्सफुली, ठीक है, काफी फोर्सफुली बहती है, तो इसके कारण यहाँ पर काफी लोग की मृत्यु हुई है, ठीक है। और ये पहले एक पिकनिक स्पॉट हुआ करता था,
वर्तमान में फिर से चालू कर दिया गया सारासुर को, लेकिन पहले ये बैन कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब सूरजपुर के आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे तो सूरजपुर से देखिएगा 10 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह उत्तर की तरफ जो है एक घाट है जिसे कहा जाता है कुमेली घाट। याद रखिएगा, इसे कहा जाता है कुमेली घाट। ठीक है, इसे फूलों की बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, फूलों की बगीचा के नाम से जाना जाता है। सूरजपुर का फूलों की बगीचा कहते हैं कुमेली घाट को। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर मुख्य रूप से झरना भी है, वाटरफॉल भी है। ठीक है, तो कुमेली वाटरफॉल या कुमेली घाट के नाम से जाना जाता है सूरजपुर क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिएगा सूरजपुर से आप अंबिकापुर की तरफ जाएंगे। ठीक है, सूरजपुर से अंबिकापुर की तरफ जाएंगे तो यहां पर एक पर्यटन क्षेत्र डेवलप किया गया है सरकार के द्वारा, जिसे कहा जाता है केनापारा पर्यटन क्षेत्र। केनापारा पर्यटन क्षेत्र, जहां पर बड़े से तालाबों में, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सतरेंगा का नाम सुना है कोरबा में, ठीक है, जहां पर बोटिंग की जाती है। ठीक है, उसी प्रकार केनापारा क्षेत्र को बोटिंग के लिए, ठीक है, बोट के लिए तैयार किया गया है। यहां पर गवर्नमेंट ने इसे तैयार किया है। ठीक है, केनापारा क्षेत्र, और यहीं पर एक मंदिर भी है जिसे काली मंदिर कहा जाता है, पहाड़ों पर बसा हुआ क्षेत्र। ठीक है, काली मंदिर क्षेत्र है ये, याद रखिएगा, केनापारा काली मंदिर क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सूरजपुर से, ठीक है, सूरजपुर से रामानुजगंज की तरफ जाएंगे आप, ये जो क्षेत्र है, और प्रेमनगर क्षेत्र है। और प्रेमनगर से आप जाएंगे तो यह जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, जहां पर ये सड़क जा रही है, इसे कहते हैं तारा। हाँ, इस क्षेत्र का नाम है, इस ग्रामीण क्षेत्र का नाम है तारा क्षेत्र। ठीक है, यानी इसका बॉर्डर पड़ता है आपका कोरबा और तारा से, तो ये बॉर्डर है आपका सूरजपुर और कोरबा का। ठीक है, यहां पर आपको 3 बातें याद रखना है। पहला बात ये कि सूरजपुर में, ठीक है, विद्युत परियोजना चालू की गई है। ठीक है, सूरजपुर में विद्युत परियोजना चालू की गई है जो कि सरकार और प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर चालू किया है। ठीक है, यह 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। एक आपका भैयाथान क्षेत्र है, जो कि कंपनी है आपकी भैयाथान की कंपनी जो है, यह आपकी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, और साथ ही साथ इफ्को कंपनी के द्वारा यह चालू किया गया है। ठीक है, दूसरा है आपका प्रेमनगर में, ये जो प्रेमनगर है यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और रेड वुल कंपनी के द्वारा विद्युत परियोजना जो है यहां पर चालू किया गया है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, एक प्रेमनगर में और दूसरा आपका भैयाथान में 1320 मेगावाट का। ठीक है, 1320 मेगावाट का यहां पर विद्युत जो उत्पादन क्षमता जो है इसकी तैयारी की जा रही है, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी जो है यहां पर मिलकर संयुक्त रूप से ये काम करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में, प्रेमनगर और भैयाथान क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा विश्रामपुर क्षेत्र, और इसके बाद अगर आप इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो इन क्षेत्रों में मुख्यतः खासकर भौगोलिक क्षेत्र पर और पर्यटन के क्षेत्र पर देखें तो पर्यटन के क्षेत्र पर आपका उत्तर, जो सूरजपुर का उत्तरी क्षेत्र है वो ज्यादा सक्सेस है, या ज्यादा वहां पर पर्यटन क्षेत्र ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा, कुछ और पॉइंट्स हम देखते हैं इसमें। यहां पर आप एक पॉइंट और याद रखिएगा कि विश्रामपुर से अंबिकापुर की तरफ, ये अंबिकापुर वाला रूट हो गया 43। ठीक है, तो यहां पर एक पहाड़ है जिसे कहा जाता है पिलखा पहाड़, जो कि आपके सरगुजा क्षेत्र और विश्रामपुर या कि सूरजपुर क्षेत्र को जोड़ता है। ठीक है, पिलखा पहाड़, यहीं पर आपका पिलखा झरना भी है या पिलखा तालाब है, याद रखिएगा। इस पहाड़ के ऊपर जो क्षेत्र है इसे कहते हैं पिलखा पहाड़ या पिलखा झरना। ठीक है, याद रखिएगा, कहां पर है, सूरजपुर और आपके सरगुजा के बॉर्डर पर पड़ता है ये। ठीक है, यहीं से आपका कालीघाट प्रारंभ होता है और कालीघाट से फिर आपका अंबिकापुर क्षेत्र जो है ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा सूरजपुर क्षेत्र के लिए। इसके बाद देखिएगा इसके अलावा कुछ मुख्य यहां पर पर्यटन स्थल हैं, उनके नाम थोड़े से याद रख लीजिएगा, जैसे लफरी फॉल्स। ठीक है, लफरी फॉल्स याद रखिएगा, कुछ पर्यटन अलग से हैं। ठीक है, जिसका पॉइंट याद रख लीजिएगा, लफरी फॉल्स। और इसके अलावा है आपका शिवपुरी क्षेत्र या शिवपुरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लफरी फॉल्स, शिवपुरी मंदिर। ठीक है, बाकी आपने पातालेश्वर मंदिर लिख लिया है। इसके अलावा जो है एक मंदिर और याद रखिएगा, गौरी शंकर मंदिर। यहां के पर्यटनों में शामिल है। ठीक है, लफरी फॉल्स, गौरी शंकर मंदिर। ठीक है, और एक आपका क्षेत्र है इसका जिसे कहा जाता है झनखा पिकनिक स्पॉट्स। ठीक है, ये सारे क्षेत्र हैं आपके जो पर्यटन में शामिल हैं आपके सूरजपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है,
तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। इतना आपने याद कर लिया तो लगभग आपका जो क्षेत्र है सूरजपुर क्षेत्र, ये कम से कम आपको समझ में डेवलप हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, और मुख्य तौर पर तहसीलों के क्रम पर यहाँ की जो आर्थिक स्थिति कैसी है, यहाँ पर सामाजिक स्थिति कैसी है, वो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, कल देखेंगे नए जिले के साथ। ठीक है।